हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीजीएस एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए हम जितने भी मार्केट में उपलब्ध टेस्ट सीरीज हैं उन सभी का क्या करते हैं, सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करते हैं, सोल्यूशन कराते हैं। ठीक है, अभी हम मार्केट में देख रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट का जो यूथ कंपटीशन का 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, जिसमें से 2 प्रैक्टिस सेट हमने सुबह कराया था और उसी क्रम में अभी हम 2 प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे। और हम ये टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करा रहे हैं। जैसे अभी हम हिंदी का करा रहे हैं, हिंदी का पूरा 15 सेट है। आज 2 सेट कराए हैं सुबह, 2 सेट अभी कराएंगे, 4 सेट खत्म हो जाएगा और 11 सेट कल हम मैराथन क्लास के माध्यम से क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मैराथन चलेगा यूपी स्पेशल का चलेगा और उसके बाद कंप्यूटर का चलाएंगे और 2 फिर उसके बाद रेस्ट बच जाएंगे क्या, जनरल स्टडीज़ का और रीजनिंग का। तो इन सभी को हम चला करके 3 से 4 दिनों में क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। और 27 अगस्त को जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आप सभी लोगों को क्या मिले, एक महत्वपूर्ण जो है इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए उसी क्रम में हम क्या करते हैं कि आज का पहला सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पहला सेट है प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन का। तो उसमें पहला सेट यही कर रहा है कि आपको संधि विच्छेद बताना है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप सभी लोग को पता है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत धन ईस त में हलंत होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। और अगर ये पूछ ले कि कैसा संधि है तो ये कैसा है, आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि की पहचान कैसे होती है, कैसे व्यंजन संधि बनता है, तो अगर किसी भी व्यंजन के बाद, कोई भी व्यंजन के बाद क्या लगे, कोई भी स्वर लग जाए, कोई भी स्वर लग जाए या व्यंजन आ जाए तो हमेशा व्यंजन संधि होता है। और उस वर्ड का जिसमें हम तोड़ते हैं उसका तीसरा शब्द, जैसे त में टूटा है तो त थ द, तीसरा शब्द क्या होता है, आपका वर्ड में बन लग जाता है। तो जगत का हो जाएगा जगदीश। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे हम बोलते हैं छिद्रान्वेषी, और जो दूसरों को हमेशा आलोचना करता है उससे हम बोलते हैं आलोचक। नेक्स्ट कह रहा है कि अनिल और अनल, इसका आपको अर्थ बताना है। तो आपको पता है कि अनिल का मतलब होता है वायु या हवा और अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, आग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट नीचे कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाँ 1 सेकेंड, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयोग, मतलब हंस का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो सूर्य, योगी, श्वेत, ये सब हंस के पर्यायवाची होते हैं। अमृत किसका पर्यायवाची होता है, तो अमृत जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सूर्य का पर्यायवाची सूर्य का भी पर्यायवाची अगर आप देखेंगे तो अलग से होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि हंस का पर्यायवाची भी क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, और इसी में आप देखेंगे तो एक मराल भी पर्यायवाची किसका होता है, हंस का होता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आग, अनल, पावक ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उरग होता है, पन्नग होता है, ये सब आपका किसका होता है, सर्प का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अर्डव किसका पर्यायवाची होता है, तो समुद्र का पर्यायवाची होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, समुद्र का कुछ अगर हम और पर्यायवाची अगर हम देखेंगे तो उदधि, वरिधि, ध अगर हम लगा देते हैं तो क्या होता है, समुद्र का पर्यायवाची। और अगर ज लगा देते हैं तो जल का पर्यायवाची हो जाता है। और इसी तरह अगर हम द लगा देते हैं तो बादल का पर्यायवाची होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि साहचर्य का विलोम क्या होता है। तो साहचर्य मतलब जो साथ साथ रहते हैं तो उसका हो जाएगा विलोम क्या, अलगाव। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि प्रामाणिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा। तो प्रमाण धन ईक होता है। ठीक है, प्रमाण धन ईक, और यह बात ध्यान रखिएगा कि इसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, छोटी ई। और यह भी आप समझिएगा कई बार प्रमाणिक लिखने के लिए देता है और इस तरह से दे देता है, प्रामाणिक लिख देता है और लोग गलत कर देते हैं कन्फ्यूजन में। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रामाणिक होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो वर्तनी शुद्धि में भी अगर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक कैसा शब्द है, इस बात को यहाँ बताना है। तो तिलक देखिए हमारा कैसा है, तत्सम शब्द है। तिलक हमारा कैसा शब्द है, तिलक हमारा यहाँ पे तत्सम शब्द है। ठीक है, जैसे और अगर हम तत्सम शब्द देखें तो जैसे अग्नि होता है, अग्नि की अगर हम बात कर ले। ठीक है, और अगर हम सूर्य की बात कर ले, सूर्य की बात कर ले। ठीक है, ये सब हमारे कैसे होते हैं, ये सब हमारे तत्सम शब्द होते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारी जैसे कटोरा, कटोरा,
ठीक है, कटोरा, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से टूट करके प्रयोग होते हैं, वो जैसे हमारे कान, ठीक है, कान क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और संकर शब्द क्या होते हैं, जो दोनों से मिल करके बनता है, जैसे रेलगाड़ी, अंग्रेजी और हिंदी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी हमारा क्या होता है, संकर शब्द होता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कहता है कि राजा सेवक को क्या देता है, कंबल देता है। इसमें कौन सा कारक, तो कभी भी अगर इसके पहले वाले भी टेस्ट सीरीज हमने क्वेश्चन हल कराया था, तो उसमें हमने बताया था कि जब भी अलगाव का मामला निकल करके आ जाए, अलगाव का मामला निकल करके आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमेशा जो है आपका कहाँ गया, राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है। हाँ, जहाँ पर अलगाव का मामला निकल करके आ जाए, वहाँ पर क्या होता है, अपादान होता है, ठीक, जब अलगाव का मामला। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर राजा सेवक को कंबल दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, कंबल देने के भाव में उसको दे रहा है, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब अपादान और संप्रदान दोनों में क्लियर रखिएगा। फिर कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो कर्ता होता है, इसका विभक्ति क्या होता है, कर्ता ने, कर्म कर्ता ने कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, अलगाव वाले में हमने बताया, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संबंध का के की, अधिकरण में मैं पर, संबोधन का के की, ये आप याद रखिएगा, ना ने नी, ये सारा संबोधन में आता है, ठीक है। अब इसके कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे तो हल कर लीजिएगा। 10वां नंबर कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं, हमने देख ही लिया। राम आम खाता है, कौन सा वाच्य है, हमने कल बताया था कि वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है, ठीक है, कर्मवाच्य होता है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक होता है आपका भाववाच्य होता है, ठीक है, कर्तृवाच्य भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के आप देख लीजिए कि इसमें पूछ क्या रहा है कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो अगर हम 11 नंबर में देखेंगे तो ऐसा कैसा वाच्य है, तो अब देखिए यहाँ पे काम किस चीज़ का होता है, काम कैसा हो रहा है, अगर क्या करने से उत्तर मिल रहा है कि राम क्या करता है, तो राम आम खाता है, तो इसका मतलब है कि वो कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए इसमें सोना का सोना बहुवचन सही है, धेनु का धेनुए बहुवचन सही है, छात्र का छात्रगण सही है, आटा का आटे, कभी भी मटेरियल नाउन, कभी भी आप देखेंगे कि जो आपका मटेरियल नाउन होता है उसका आटा का आटे नहीं बनता है। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव क्या होती है, एक वचन में ही रहती हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आटा का आटा ही हो जाएगा, जिसका मतलब ये सही नहीं है, यही पूछ रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग का हमने सबसे अच्छा चीज़ बताया था कि पुल्लिंग का अगर पहचान आपको करना है तो पुल्लिंग का पहचान करने के लिए आप हमेशा क्या करिए, उस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए उसका सेंटेंस बना लीजिए और देख लीजिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो वायु कैसा है, वायु आपका पुल्लिंग नहीं है, वायु बहती है या वायु चलती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जबकि बचपन, समुद्र और कंबल, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। और 14 नंबर में कहते हैं कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमने कल ही बताया था कि इसमें क्या होता है, अव्यय कहलाता है। जैसे ऐसा, वैसा, जैसा, इस तरह के शब्द क्या होते हैं, इस पर जो है लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर कह रहा है 15 नंबर क्या कह रहा है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा। तो इसमें आप सभी लोगों को पता है कि कैसा है, गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, गुण को बता रहा है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और भी अगर आप देखेंगे जैसे कि जैसे आपका सुंदर, ठीक है, हो गया, या युवा, या कुछ भी अच्छा बुरा, इस तरह का अगर हम देखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, जो किसी गुण की विशेषता बताता है, गुणवाचक विशेषण कराता है। अब आइए 16 नंबर का रहा है कि कौन सा इसमें शुद्ध बताना है। तो शुद्ध में अगर हम देखेंगे तो शुद्ध हमारा कौन सा हो जाएगा, कवयित्री। कवयित्री क्या होता है, शुद्ध होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, ठीक है।
इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम होगा। तो जब भी आप लिखते हैं कभी भी ऐसे लिखेंगे माता, फिर योजक चिन्ह लगाते हैं और क्या लगाते हैं, पिता, तो योजक चिन्ह होता है। तो ये बात समझ गए होंगे। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, वर्गीकरण नहीं है। तो इसमें उच्छिष्ट जो व्यंजन होता है यह क्या, उसका वर्गीकरण नहीं है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि हिंदी की पहली जो सवाक मतलब बोलती फिल्म आला मारा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इसमें यहाँ पर इसका सन पूछा है कि कब यह रिलीज हुई थी। तो यह 1931 में क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। ठीक है, मुंबई के जो आपका सिनेमा घरों में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंधा युग किसकी रचना है। तो ये सभी को पता होगा कि अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, एक इनकी बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण रचना और है, इसका नाम है देशांतर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब ये पैसेज है, इस पैसेज को आप सभी लोग क्या करेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे। और इस क्वेश्चन के इस पैसेज को रीड करने के बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन है इसको हम फटाफट लगाते हैं। और ये देखते हैं, कह रहा है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए। तो इसमें क्यों गए, क्योंकि भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को क्या दुख है। तो लेखक को दुख है रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में। मतलब आप कई जगह देखेंगे कि राम, लक्ष्मण, सीता, इन सबों का बहुत ज़्यादा गुणगान और व्याख्यान देखने को मिलता है, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का व्याख्यान देखने को बहुत जगह नहीं मिलता है। इसीलिए वो लेखक को क्या है, दुख है। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं किया। तो भाई लक्ष्मण से विवाह करना बलिदान थोड़ी है, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, सही बात है। बकिया सारा कुछ क्या है, सही है, पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा है कि जो है 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र का क्या है, औपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो इसमें कह रहा है कि बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अनौपचारिक पत्र की बात कर रहा है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए जो पत्र होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक होता है। जबकि अगर कोई भी एक डिग्निटी मेंटेन की जाती है किसी को पत्र लिखने समय, जैसे कि महोदय, कृपया, ठीक है, सादर धन्यवाद, आदरणी, ऐसा कुछ लिखा जाता है। जैसे मोहल्ले में बिजली की समस्या हो, अगर हम अपने से, और इसमें क्या होता है कि जनरली कनिष्ठ से वरिष्ठ के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, औपचारिक। और वरिष्ठ से कनिष्ठ के लिए भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक निश्चित भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है, जब प्रधानाचार्य को अगर हम पत्र लिखेंगे तो भी हमारा क्या होगा, वो सब औपचारिक पत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आटे दाल का क्या होना, भाव मालूम होना। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा क्या हो जाना, यहाँ पर कष्ट का क्या अनुभव। जब कष्ट का अनुभव होता है तभी व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपको अलंकार बताना है। शो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो अब देखिए इसमें हमेशा क्या होता है, अब जैसे हमने आपको बताया था भी कि जब की नाई इस तरह का आ जाए या जो सो आ जाए तो इसका मतलब किसी से क्या किया रही, तुलना किया रही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन भी यही बात कह रहा है। इसमें रस बताना है आपको कि जैसे अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुन रुखी। इसमें कौन सा रस है, तो पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वियोग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वियोग और श्रृंगार रस है। फिर 28 कह रहा है कि यहाँ पे सही वाक्य पूछना है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम, जहाँ पे अनेक रहता है अनेकों गलत होता है, हमेशा अनेक नाम है, यही सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब भी संख्यावाचक आता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। त्रिभुज, चौभुज, चौराहा, इस तरह का हमेशा क्या होता है, आपका द्विगु समास होता है। ठीक, ये आप ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो, तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे बोलते हैं क्या, अकिंचन। ठीक, तो ये हमने जो है आज के 30 क्वेश्चंस को हमने क्या किया, 30 क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से देखा। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ चलेंगे और प्रैक्टिस सेट 2 को जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1 को अच्छे से लगाया, इसी तरह हम प्रैक्टिस सेट 2 को भी क्या करेंगे, अब महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ अच्छे से देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्रैक्टिस सेट 2 में थोड़ा समय कम वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तेज करने का प्रयास करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि दिव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिव्यागम का संधि विच्छेद देवी और क्या होगा, आगम होगा।
देवी और आगम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। यड़ संधि का हमने आपको बताया इसके पहले कि जब भी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद क्या हो जाए, री के बाद हमें अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वहाँ पर यड़ संधि होता है। ठीक है, तो उसमें ई का और छोटी ई बड़ी ई का य में और छोटा ऊ बड़ा ऊ का व में और री का र में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, देवी और आगम मतलब ई और आ मिलके क्या बन जाएंगे, या बन जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर करा श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को क्या करना है, पहचानना है। तो इसमें देखिए जो कुल है, जो अलग अलग चीज़, क्योंकि अभिलाषा का इच्छा, रात्रि का निशा, किरण का रश्मि, ये सब पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर कुल का मतलब क्या होता है कि एक जो आपका ये वाला कुल होता है, इसका मतलब होता है खानदान, और जो ये वाला कुल होता है बड़ा ऊ का मात्रा, वहाँ होता है किनारा मतलब तट। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है, तो अभय का मतलब होता है जिसे भय न लगे और उभय का मतलब होता है कामन, तो ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो लक्ष्य मतलब होता है निशाना, लक्ष्य मतलब होता है निशाना, और लक्ष्य का मतलब क्या होता है जिस हम परीक्षा का लक्ष्य निर्धारित किए हैं, मतलब उद्देश्य हमारा, तो ये हो जाएगा। हिरण्यगर्भ पर्यायवाची किसना है, कई बार पूछा जा चुका है। हिरण्यगर्भ हमारा पर्यायवाची विष्णु का है। ठीक है, और माफ कीजिएगा ब्रह्मा का है। और ब्रह्मा का पर्यायवाची में अगर हम कुछ और देख लेंगे तो चतुरानन, स्वयंभू, प्रजापति, कमलासन, ये सब हमारे जितने भी पर्यायवाची हमने बोला ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची की अगर हम बात कर ले विष्णु का, तो जैसे अच्युत हो जाएगा, जनार्दन है, चक्रपाणी है, मुकुंद है, गरुड़ध्वज है, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। और महेश की पर्यायवाची की बात करेंगे, जैसे शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, महेश के पर्यायवाची हो जाते हैं। एक मदनारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, मदनारी भी कई बार पूछा जा चुका है। और एक चंद्रमौली, ये सभी के सभी याद रखिएगा शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और अगर हम गणेश का, तो गणेश का हेरम्ब होता है, गणपति होता है, लंबोदर होता है, एकदंत होता है, विघ्न विनाशक होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाटल का सही अर्थ क्या होता है, तो पाटल का सही अर्थ गुलाब होता है। 7वां नंबर चलते हैं, कह रहा है कि महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा, तो महात्मा शब्द का सही विलोम हमारा क्या होगा, दुरात्मा होगा। ठीक है, और दुर्जन का सही विलोम क्या होगा, सज्जन होगा, सज्जन हो जाएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्याशा शब्द में कैसा उपसर्ग है, तो आप बता दीजिए कि कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति। ठीक है, इसमें कैसा उपसर्ग है, प्रति। ठीक, ये सारा क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि प्रति उपसर्ग से मिलकर के क्या बना है, प्रत्याशा बना हुआ है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह प्रत्येक भी होता है, तो प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग लग के बनता है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो आप सभी लोग बता देंगे कि खिचड़ी कैसा शब्द है, देशज है। अभी हमने बताया देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम सभी शब्दों को हमने पिछले बताया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। 10वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा क्या, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विदेशी नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिए कमर हुआ, कमरा हुआ, कमेटी हुआ, ये सभी के सभी क्या है, विदेशी है। लेकिन कान कैसा है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, कर्ण। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में अजीर शब्द का क्या मतलब होता है, तो अजीर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आंगन होता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह घर से बाहर गया, तो वह घर से बाहर गया, अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपका अलगाव का मामला निकल करके आएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान। ठीक है, अपादान। और जब राजा भिखारी कंबल दे रहा था तो वहाँ पर जुड़ाव का मामला हो रहा था, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो रहा था, तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अजय किसे बोलेंगे, जिसे जीता न जा सके, और शत्रु जयी किसे बोलेंगे, जिसने शत्रु को क्या कर लिया हो,
जीत लिया हो, और शत्रुविहीन मतलब जिसका कोई शत्रु ही न हो। भूतकाल कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कुल हमारे 6 भेद होते हैं। इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, 6 को बार बार पूछा जाता है। जैसे पहला होता है सामान्य भूत, दूसरा होता है आसन्न भूत, तीसरा होता है पूर्ण भूत, चौथा होता है अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध और छठवां हेतु मद्भव। अब सभी का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सामान्य भूत मतलब होता है कि जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, या मैंने खाया, यह क्या है? सामान्य भूत का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम दूसरा देखते हैं आसन्न, आसन्न मतलब जो अभी अभी खत्म होता है। जैसे उसने 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 क्या की? पूजा की, इसने पूजा की, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम तीसरे पे चलते हैं, पूर्ण मतलब कि वो पूर्ण हो चुका हो। जैसे कि मैं गया था, तो मैं गया था पूर्ण हो गया। अपूर्ण मतलब कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूत। संदिग्ध मतलब उसमें संदिग्धता की बात आएगी। जैसे वह चला गया होगा, तो ये संदिग्ध हो जाएगा। अगर हेतु मद्भव को थोड़ा समझिएगा। हेतु मद्भव में क्या होता है? हेतु मद्भव में जैसे एक सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट होगा, दूसरा सेंटेंस वैसे ही शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आता, तू कामा लगा करके तू जाता, ठीक है। तो ये क्या होता है? हेतु मद्भव। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने बताया कि इसमें हमेशा सेंटेंस बना करके देख लिया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि पुल्लिंग कौन सा नहीं है, तो इसमें क्या करता है? नकल की जाती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जबकि रत्न, पत्थर, मूंगा, मोती, बचपन, ये सब जो भी सेंटेंस होते हैं, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। आइए फिर कह रहा है कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है? अभी हमने बताया कि ऐसा, वैसा, जैसा जब भी आ जाए तो अव्यय, जिस पर कि लिंग वचन कारक का प्रभाव न पड़े। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं क्रिया के? तो अभी हमने बताया कि कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक, एक होता है अकर्मक, एक होता है स्वकर्मक। स्वकर्मक में क्या होता है कि कर्म होता है, और अकर्मक में क्या होता है? कर्म उपस्थित नहीं होता है। जैसे वह रोता है, वह गाता है, वह हंसता है, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब अकर्मक के उदाहरण हैं। लेकिन अगर क्या करने से उसका उत्तर निकल के आता है, जैसे वह खाना खाता है, वह फुटबॉल खेलता है, तो क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। क्या खाता है? खाना खाता है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सकर्मक हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जलेबी में मिठास अधिक है, इसमें विशेषण बताना है। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? मीठा, क्योंकि मीठा से क्या बना है? मिठास बना है, ठीक है। तो हमारा जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। 19 में पूछ रहा है कि इसका सही कैसे लिखा जाएगा। कई बार यह पूछा जा चुका है, इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। 1 मिनट तो से नीचे कर ले, हाँ अब ठीक है। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से लगाइएगा क्योंकि कंफ्यूज करता है। तो अगर हम जिजीविसा को लिखेंगे तो ज पर छोटी की मात्रा, फिर ज पर बड़ी की मात्रा, व पर छोटी की मात्रा और षटकोण स। तो जिजीविसा इस तरह देख लीजिए कहाँ है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, जीविसा, इस तरह से होता है। अब आइए व्यंजन संधि, व्यंजन संघर्ष संधि। संघर्ष का मतलब होता है जिसमें रगड़ पैदा हो, उसमें उष्मा निकले। जैसे श, जैसे कि श, जैसे कि श, जैसे कि ह, ठीक है। ये सब हमारे जैसे कि श ह, ये हमारे जिसमें रगड़ पैदा हो और मुख से तेज से क्या हो? उष्मा निकले, तो ये सब हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए। अब कह रहा है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अब देखिए एक आपका पैसेज से क्वेश्चन है, पैसेज को आपका क्या करेंगे? अच्छे से रीड करेंगे, पॉज करके। रीड करने के बाद क्या करेंगे? प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। समय न वेस्ट हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को सीधे आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आइए 22 नंबर का रहा उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़ने पर इसका शीर्षक निकल करके क्या आता है? तो इसका शीर्षक निकल करके आता है कि पूरा पैसेज आनंद की खोज के बारे में क्या कर रहा है? उसी के इर्द गिर्द बात कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़ना है और उसमें बताना है कि अंतर मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंतर्मत नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन को क्या करता है? शांत कर देता है, जिससे क्या मिलता है? आत्मिक आनंद मिलता है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 24 कहता है कि इसको पढ़ने के बाद इसका पूरा सारांश बताना है। तो पूरा सारांश आपका क्या हो जाएगा?
पूरा इसका सारांश जो है आपका ए हो जाएगा कि जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मकता गतिविधियों को हटा देता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे आनंद भाव क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। तो 24 क्वेश्चन की हमने अच्छे से देख लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 का रहा है, एक आपका मुहावरा है, बहुत ही फेमस मुहावरा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब अकेला व्यक्ति क्या होता है, शक्तिशाली नहीं होता है। अब आइए 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। तो अब यहाँ पर आप पढ़ते ही इसको फिर से बता देंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि जहाँ पर सी आ जाए, तुलना वाला मामला आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। जैसे कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, जिसका मतलब तुलना की जा रहा है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। हास्य रस क्या हो रहा है, हास्य रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अस्थाई भाव को हम देख लेते हैं। 9 रस होते हैं, 9 के स्थायी भाव को देख लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका उत्तर आसानी से देख लेंगे। जैसे अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। और अगर करुण रस की स्थायी भाव क्या होती है, शोक होती है, ठीक है। और अगर हम रौद्र रूप की बात करेंगे, जैसे शिव अपने रौद्र रूप में आते हैं तो क्या करते हैं, क्रोध करते हैं, तो क्रोध होता है। अगर कोई व्यक्ति वीर है तो वीर रस का क्या होता है, तो उत्साह हो जाता है, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। और भयानक का क्या होता है, भय हो जाता है। विभत्स मतलब कि जिसमें अगर जैसे घृणा टाइप का मामला आता है तो वहाँ पर उसका हो जाता है जुगुप्सा, कहीं कहीं घृणा भी लिखा रहता है, ठीक है। अद्भुत का मतलब जैसे अद्भुत है कोई चीज़ तो क्या है, आश्चर्यजनक बात है, तो आश्चर्य हो जाएगा। तो ये देखिए 8 हो गए। और 9वां क्या होता है, शांत। जब कोई शांत अवस्था में चला जाता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, निर्वेद हो जाता है, ठीक है। तो निर्वेद, ये 9 प्रकार के रस हैं, इन 9 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसका आंसर दे दीजिए कि हास का मतलब क्या हो जाएगा, हाश, ठीक। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि इसमें 2 सेंटेंस क्या होंगे, जुड़े होंगे कामा के माध्यम से, और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या कर रहा होगा, निर्भर कर रहा होगा। और जब कोई 2 सेंटेंस और से, या से, इसलिए से, इन सबों से जुड़ा हो तो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। आइए आज का 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है। तो ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, धन मुक्त मतलब धन से मुक्त, ठीक है, ये आप समझिएगा। तो जब यहाँ पर आप क्या है, उससे मुक्त हो रहे हैं, इसका मतलब उससे अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपादान। एकदम कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो, तो जो पहले कभी न हुआ हो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब कि जो पहले कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। अनुपम का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई उपमा न हो, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आश्चर्य का मतलब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, अद्भुत वाला मामला है। अभी हमने बताया भी अद्भुत का मतलब आश्चर्य होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने आज 2 प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से हमने लगाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और आपका सब्सक्राइब और शेयर ही हमारे मनोबल को क्या करेगा, ऊंचा रखेगा। और कमेंट करिए, अगर कुछ इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा और भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर वीडियो लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि कल 11 के 11 पूरा सेट क्या करें, कंप्लीट करा दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।